हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी का पेपर जो कि जीडी का पेपर है और मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन मैंने इसमें डाले हैं। इस पेपर की बात करूं तो यह पेपर 24 नवंबर 2019 को हुआ था। अब हुआ कहाँ पे था तो ये राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों का हुआ था संयुक्त रूप से 24 नवंबर 2019 को। इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन डाला है। आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे द्वारा करवाए गए सॉल्यूशन को ध्यान से समझें। अगर आपको मेरा वीडियो या फिर मेरे द्वारा करवाए गए सॉल्यूशन अच्छे लगे और आपके सब कुछ सही ढंग से समझ में आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके वीडियो के बारे में जो कमी या फिर अच्छाई है उसके बारे में कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, मैं पहले प्रश्न की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न आया था कि पी, क्यू, आर, एस और टी पांच सम संख्याओं का औसत 46 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न क्या है, थोड़ा सा घुमा रखा है। इसने क्या किया, अंग्रेजी में दे दिया कि पी, क्यू, आर, एस, टी पांच क्या है, सम संख्याएं हैं। पांच सम संख्याएं हैं और जो सम संख्याएं हैं उनका औसत 46 है। अब ये जो पांच सम संख्याएं हैं, ये पहली बात तो ये कि ये क्रमागत है। कौन सी है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब हो गया जैसे सम संख्या, पहली सम संख्या में लिखूं तो आ गई दो, दो के बाद अगर सम संख्या की बात करूं तो आता है चार, क्रमागत हो गई है। क्रमागत का मतलब है एक भी संख्या सम नहीं छूटनी चाहिए, क्रमागत रूप से आगे चलती रहनी चाहिए। 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया। ऐसे ही इसने क्या किया, पांच क्रमागत संख्याएं जो कि पी, क्यू, आर, एस, टी, ये नाम आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रखे हैं, जबकि पांच सम संख्याएं, संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 46 है। औसत का मतलब होता है मध्य संख्या या फिर बीच वाला। तो औसत का मतलब होता है मध्य या बीच में। सेंटर में सम संख्या दे रखी है, कितनी है, 46। औसत 46 है और वो सम संख्या ही दे रखी है। तो आपको पता है कि संख्याएं कितनी है, पांच है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सम संख्या मैंने मान ली। अब आपको औसत दे रहा है कितना है, 46 है। तो औसत का मतलब मैंने बताया कि बीच वाली संख्या दे दी आपको। औसत का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। तो इसमें मैं बात करूं बीच की संख्या की तो दो तो इधर छोड़ दूं, दो इधर छोड़ दूं, तो बीच में आ गई ये वाली। और ये वाली कितनी दे रखी है, 46 दे रखी है। अब प्रश्न को मैं पढ़ूं तो उसमें क्रमागत दे रखा था मेरे को, तो क्रमागत का मतलब हो गया लगातार। तो 46 के बाद क्या आती है, 48 आती है सम संख्या, और 48 के बाद क्या आती है, 50 आती है। अपने को क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी क्रमागत सम संख्या हो गई 50 हो गई। अब बड़ी पूछ रखी है, अगर एग्जाम में आपको छोटी पूछे तो इधर कौन सी हो गई, 44 हो गई, और इधर कौन सी हो गई, 42 हो गई। अपने प्रश्न का उत्तर है 50। अगर छोटी पूछे तो हो गया 42। अब प्रश्न नंबर 2 पूछा, सीधा सा प्रश्न है कि 8 का घन ज्ञात करो। तो आर्मी के पेपर की तैयारी करने के लिए आपको 1 से लेकर 15 तक घन याद होनी चाहिए अंगुलियों पे। अब ऐसा प्रश्न आर्मी जीडी के पेपर में हमेशा आते हैं और इसमें भी ऐसा ही है। 8 का घन ज्ञात करो। तो 8 का घन सीधा सा मैं लिख सकता हूं, कितना होता है, 512। अगर मेरे को बोल देता 512 का घनमूल ज्ञात करो तो मैं कर देता 8। अगर मेरे को वापस पूछे 8 का घन ज्ञात करो तो मैं क्या कर दूंगा, 512। ऐसे ही चलती रहती है श्रृंखला। अब मैं बात करूं 8 का घन, तो 8 का घन का मतलब होता है कि 8 के ऊपर घात लगी है 3। घन का मतलब होता है 3, वर्ग का मतलब होता है 2 घात। तो 8 के ऊपर 3 घात का मतलब है 8 को मैं कितनी बार गुणा कर दूं, 3 बार गुणा कर दूं। अगर मैं 8 को 3 बार गुणा करूंगा तो आएगा 512, जो कि प्रश्न का क्या था, उत्तर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। वर्ग बनाया गया तो वर्ग की ज्ञात ज्ञात करनी है, मेरे को भुजा ज्ञात करनी है, वर्ग की भुजा। पहली बात तो ये कि वृत्ताकार तार है, तो मैं एक वृत्ताकार तार लेता हूं। तो मैं वृत्ताकार तार लूंगा तो ऐसा एक वृत्त के आकार का मेरे पास क्या है, तार है, और इस तार की त्रिज्या मेरे को दे रखी है, कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो मैं इसकी त्रिज्या ले लूंगा 28 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि तार को मोड़ दूं मैं और इसका क्या बना दूं, वर्ग बना दूं।
तो पहली बात तो ये कि मेरे को तार कितना लंबा है ये पता होना चाहिए। तो तार कितना लंबा है, तो तार इतना लंबा है, कितना लंबा है, इतना लंबा है। और ये क्या है, इस वृत्त की परिधि है। तो मैं क्या करूंगा, परिधि निकालूंगा इसकी। मेरे को त्रिज्या दे रखी है और मैं परिधि निकालनी है मेरे को, तो मैं परिधि का सूत्र लगाऊंगा कि परिधि बराबर में होता है 2 पाई आर। परिधि के बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। अब मैं परिधि निकालूं तो 2 का मैं 2 लिख लूं। पाई का मान मुझे पता है कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा त्रिज्या मेरे को आर होती है, त्रिज्या त्रिज्या मेरे को दे रखी है कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो मैं अब इसका सॉल्यूशन करूं तो 7 का भाग मैं इस 28 में लगा दूं तो कट गई ये 4 बार। इस 4 को इससे गुणा कर दूं तो 22 को 4 से किया तो आ गया 88, और 28 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो यह आ गए 176। क्या निकाली, परिधि निकाली। तो परिधि हमेशा सेंटीमीटर में आएगी सीधी। अब क्या बोल रहा है, ये क्या आ गई अपने पास, इस तार की लंबाई आ गई। यानी कि इस तार को मैं अगर सीधा ऐसे कर लूं तो ये कितना हो गया, 176 सेंटीमीटर लंबा तार है। इस तार को मैं तोड़ मरोड़ के क्या बनाऊं, एक वर्ग बना दूं। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग ऐसा होता है। अब मैं वर्ग बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि ये चारों ओर का माप कितना है, 176 सेंटीमीटर। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस तार के 4 टुकड़े कर दूंगा तो 4 भुजाएं आ जाएगी, 1 2 3 और 4। तो 176 में मैं सीधा ही 4 का भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगी, मेरे पास इस वर्ग की एक भुजा आ जाएगी जो कि मेरे को पूछा गया है। तो मैं इसमें 4 का भाग लगाऊं तो आ गया 44। तो पहले वाले प्रश्न में उस वर्ग की भुजा हो गई 44 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 4 है, 666 से पूर्णतया भाज्य कौन सी संख्या है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे 2 प्रश्न भाजकता से पूछे गए एग्जाम में। सबसे सरल प्रश्न है, इनमें पेन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहला प्रश्न है, 666 से पूर्णतया भाज्य संख्या कौन सी, यानी कि इन 4 ऑप्शन में दे रखा है जो कि 666 से भाजक नहीं है, या फिर 3 संख्याएं भाजक नहीं है और एक संख्या भाजक है। यानी कि एक संख्या में इस 666 का भाग जाता है, बाकी में नहीं जाता। तो मैं देखूं कि इसके अंत में 6 है तो 6 में 2 का भाग जाता है। इधर मैं ऑप्शन में बात करूं तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि अंत में क्या है, 5 है और 5 में 2 का भाग नहीं जाता। इसके अंत में भी 5 है, 2 का नहीं जाएगा। इसके अंत में 3 है तो 3 में 2 का नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल, ये वाला भी हो गया कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। इसके अंत में 6 है तो इसमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें भी 2 का भाग जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है कि 5 से पूर्णतया भाज्य नहीं है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो कि 7 से भाज्यक नहीं है, 7 से भाज्य नहीं, यानी कि इन 4 ऑप्शन में एक संख्या ऐसी दे रखी है जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है। तो मैं देखूं पहली वाली संख्या में 7 का भाग जाता है तो ये तो नहीं आएगा। इसमें भी जाता है क्योंकि 7 दूनी होते हैं 14, इसमें भी जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 132, जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया 132 या सी। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 315 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 216 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि अपने पास एक क्या है, आयत है, और बोल रहा है कि इस आयत की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 315, और किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो लंबाई हमेशा ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। और चौड़ाई कितनी है, 216 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी चौड़ाई ले लूंगा 216 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहां से लंबाई कितनी है 315, जो कि मैं रख दूं 315 गुणा चौड़ाई कितनी है 216, तो मैं रख दूं 216,
अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो आ गया 6,68,040 सेंटीमीटर और स्क्वायर, या फिर ये आपको बोल सकता है वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल हो गया 68,040। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है और एक व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष है तो शामिल करने पर सभी की औसत आयु ज्ञात करो। यानी कि प्रश्न में बोल रहा है कि 5 व्यक्ति हैं। कौन है? 5 व्यक्ति हैं और उन 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु दे रखी है, औसत आयु वो कितनी दे रखी है? 15 वर्ष। यानी कि पहले से दे रखा है कि एक कक्षा कक्ष मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति और आ गया, एक व्यक्ति और आ गया और जो आया है उसकी आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो अब बोल रहा है कि अब सबको मिला के औसत आयु क्या होगी? तो सीधा सा देखूं तो प्रश्न को बिना पेन के हल कर सकता हूं। आपको पता है कि 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अब आगे बोल रहा है कि जो नया है ना वो भी 15 वर्ष का ही है, तो औसतन सबकी 15-15 ही होगी। तो प्रश्न का उत्तर भी सीधा ही क्या हो गया? 15 वर्ष। यानी जितना औसत आ रहा है उतने ही वजन का व्यक्ति आ जाए या फिर उतने ही अंक की कोई संख्या उसमें सम्मिलित हो जाए तो प्रश्न का औसत कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो औसत आयु 15 वर्ष है तो 15 वर्ष का ही और व्यक्ति सम्मिलित हो जाएगा तो औसत नया भी 15 ही रहेगा, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 15 वर्ष। अगर इस प्रश्न को सरल करना चाहूं तो बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो मैं इनकी आयु को अगर जोड़ लूं तो 15×5 75, या फिर गुणा करके लिख सकता हूं मैं 75 वर्ष हो गई। यानी कि इन सब पांचों की मैं आयु को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 75 वर्ष हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति और सम्मिलित हो गया, तो एक व्यक्ति और सम्मिलित होने के कारण 5 से व्यक्ति कितने हो गई? 6 हो गई। अब औसत कितना हो जाएगा? अब आपको औसत ही तो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता ही है कि पहले से आयु का योग कितना हो रहा है? 75 वर्ष हो रहा है। 15 वर्ष का और आ जाए तो 6 की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 6 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 90 वर्ष हो जाएगी। कुल की आयु पहले 75 वर्ष हो रही थी, अब 15 वर्ष का और व्यक्ति सम्मिलित हो जाए तो 75 में 15 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 90 वर्ष हो गए। यहां से मैं 6 का भाग इसमें लगा दूं तो 6 की औसत आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु भी कितनी थी? 15 वर्ष थी और 6 की औसत आयु भी कितनी आ रही है? 15 वर्ष। तो बिना पेन के ही करना इस प्रश्न को कि औसत आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उतने ही आयु का व्यक्ति सम्मिलित हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है कि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन को अगर मैं पिघला कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाना चाहूं तो कितने गोले बन जाएंगे? तो प्रश्न एग्जाम आर्मी जीडी की अपेक्षा अगर देखें तो यह प्रश्न काफी अच्छे स्तर का प्रश्न था। अब मैं प्रश्न में देखूं तो क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि एक बेलन है, तो मैं बेलन का समझाने के लिए आपको सिर्फ एक चित्र बनाता हूं। तो यह है बेलन का चित्र। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो मैं ऊंचाई ले लूं कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको मैं पिघलाऊं और उसके गोले बनाऊं तो गोला हमेशा ठोस होता है, गोला हमेशा ठोस होता है। जैसे कि क्रिकेट वाली लेदर की बॉल होती है, वो क्या होती है? एक गोले का आकार होती है। तो मैं इस प्रश्न में क्या करूंगा? इस बेलन का क्या निकालूंगा? आयतन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन निकालकर बेलन का आयतन निकालकर
मैं इसमें गोले के आयतन का दे दूंगा भाग, गोले के आयतन का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, जिससे क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक है। तो मैं बेलन का आयतन निकालूं तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन निकालूं तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से कट गया पाई, यहां पर मैं आर काट नहीं सकता क्योंकि इस बेलन की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या दे रखी है 2-2 सेंटीमीटर, तो ये बराबर नहीं है। या फिर इसको मान लू R1 तो इसको मान लू R2। अब मैं क्या करूंगा, इसकी त्रिज्या रखूंगा, तो त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो मैं सीधा ही 4 का वर्ग कर दूंगा 16। गुणा में क्या है, h है जो कि कितनी है, 10 है ऊंचाई, बटे में क्या है, 4/3 है। 3 अगर भाग में है तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, गुणा आर, आर कितनी है, किसकी आर, गोले की आर, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या कितनी लेनी है अपने को, 200 सेंटीमीटर की लेने। तो 2 का क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा या घन कर दूंगा, या फिर 2 के ऊपर घात 3 लगा दूंगा, तो 2 की घात 3 का मान होता है 8। अब मैं इसका सोल्यूशन करूं तो 8 से कट गया है ये 2 बार, और इस 4 से ये 1 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये कट गया इससे 5 बार, और मैं 5 को 3 से गुणा कर दूं तो आ गया 15, कितनी, 2 सेंटीमीटर कितने, यानी कि संख्या आ गई अपने पास, किसकी, गोलों की संख्या आ गई। तो मैं इस बेलन को पिघलाकर 2-2 सेंटीमीटर के 15 गोले बना सकता हूं, जो कि प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, लाभ हानि से, जो कि आर्मी जीडी में लगभग 100% यही प्रश्न पूछा जाता है, या फिर इसी प्रश्न को सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है, ये नीचे वाला नहीं पूछा है। आज तक मैंने आर्मी जीडी के पेपर में इसके इन 2 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न देखा ही नहीं है। और इस प्रश्न का सॉल्यूशन इतना सरल है, देखो, एक वस्तु को 1950 रुपए में बेचा और बेचकर बोल रहा है कि 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब वो बोल रहा है कि मेरे को तो 25% की हानि नहीं करनी, मेरे को तो 30% का लाभ कमाना है, यानी कि इसने जितने में खरीदा था उससे भी कम में बेचा। अब बोल रहा है कि मेरे को फायदा होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 30% का होना चाहिए। तो पहले वाली स्टेप को यहां तक मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि 1950 रुपए में बेचा, तो अनुपात से निकालूं तो 25% की क्या होती है, हानि होती है। 1950 में बेचा तो 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितने में बेचा, 75 में। 100 पर 25 की हानि होगी तो कितने में, 75 में, समानुपात। अब बोल रहा है कि कितने में बेचूं कि क्या हो जाए, 30% लाभ हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 130। ये भी बेचा हुआ मूल्य, ये लाभानी, ये फिर बेचा हुआ, ये लाभानी, लेकिन ये वाला मेरे को पता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, बाहर वालों को दोनों को गुणा करूंगा, तो 1950 गुणा 130 बटे में जो ये वाली संख्या है इसका लगा दूंगा भाग। अगर मैं इसको काटूं 25 से तो ये कट गया 3 बार, और इसको काटूं 25 से तो 7, 8, ये कट गया 78 बार। अगर मैं इनको गुणा करूं गुणा की बजाय मैं इसको पहले काट दूं इस 3 से, तो 1 और ये आ गया 26। अब मैं इनको गुणा करूं तो ये आ गया 26 गुणा 130, और यदि मैं इनको गुणा करूं तो आ गया 3380 रुपए। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य, या फिर इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 3380 रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, यह प्रश्न साधारण व्यास से पूछा गया है। साधारण व्यास से आर्मी जीडी में लगभग एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, लेकिन ये वाला प्रश्न थोड़ा स्तरीय पूछा गया है, थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ आर्मी जीडी की अपेक्षा।
अब प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में 2200 रुपए हो जाती है, यानी कि कोई राशि है और वो साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में 2200 रुपए हो गई, यानी कि पहले जो थी उससे एक वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, 2200 रुपए हो गई। अब बोल रहा है कि और वही राशि 4 वर्ष में 2800 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। तो अपने को क्या बोल रहा है कि कोई राशि है वो यहां पर कितनी थी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि वो राशि जब एक वर्ष हुआ, कब हुआ, एक वर्ष हुआ, तो एक वर्ष बाद वह राशि कितनी हो गई, 2200 रुपए हो गई, लेकिन मेरे को राशि नहीं पता है। अब बोल रहा है कि फिर और बढ़े, कितने बढ़े, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो एक वर्ष तो ये हो गया, और यहां से अगर मैं 4 वर्ष की बात करूं तो आगे ये कितनी चली, और 3 वर्ष, तो 1 वर्ष और 3 वर्ष कितने हो गए, 4 वर्ष। तो यही राशि 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2800 रुपए हो गई, कितनी हो गई, 2800 रुपए। साधारण ब्याज की बात करूं तो ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, किस पर लगता है, सिर्फ मूलधन पर। ऐसा नहीं है कि 2200 रुपए हो गए फिर 2200 पे ब्याज निकलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी फिर 2200 रुपए का ब्याज 2200 रुपए पे ब्याज लगता है, फिर 2800 रुपए पे लगना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे वो बढ़ता जाता है, चक्कर मारता रहता है। लेकिन इस प्रश्न में सीधा ही साधारण ब्याज दे रखा है। तो देखो बोल रहा है कि एक वर्ष में 2200 रुपए हो गई, और आगे वाले 3 वर्ष में कितनी हो गई, 2800 रुपए हो गई, तो 2800 रुपए हुई। इसका मतलब इन 3 वर्षों में ब्याज की राशि कितनी बढ़ गई, 600 रुपए, यानी कि 2200 से 2800 होने का मतलब 600 रुपए बढ़ गई। तो 3 वर्ष में 600 रुपए बढ़ते हैं, तो 3 का इसमें भाग लगाऊं तो एक वर्ष में कितने रुपए बढ़ेंगे, 200 रुपए बढ़ेंगे, यानी कि इस पर एक वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है, 200 रुपए लग रहे हैं। तो एक वर्ष में यहां पर कितना ब्याज लगा, 200 रुपए लगे, और 200 रुपए लगने के कारण कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया। इसका मतलब पहले यह राशि कितनी थी, 2200 कब हुई, जब इसमें 200 जुड़ गए, तो पहले यह राशि थी 2000 रुपए। तो प्रश्न में अपने को पूछा है राशि ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन कितना हो गया, 2000 रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 16 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह प्रश्न भी आर्मी जीडी में लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी सरल प्रश्न है। इस एग्जाम में जो सिलेक्टेड प्रश्न है वही ज्यादातर पूछे गए, सिर्फ 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो स्तर के पूछे गए, अच्छे प्रश्न पूछे गए, हार्ड, थोड़ा हार्ड बोले तो थोड़ा सा हार्ड। अब बात करूं मैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो ऐसा होता है, ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 3 कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, यानी कि तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में 180 डिग्री तो होता है, लेकिन इसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अपने को इतनी बात सिर्फ बेसिक नॉलेज के आधार पर याद रखनी है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो आधार है वो कितना है, 16 मीटर है, तो ये क्या होता है, इसका आधार होता है, ये क्या होता है, इसका कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब या ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, तो मैं लिखूं ये दे रखी है मेरे को 5 मीटर। अब मेरे को क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, यह है समकोण त्रिभुज, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं प्रश्न में मान रखूं तो 1/2 गुणा में आधार कितना है, 16 है, गुणा में ऊंचाई कितनी है, तो 5 है। इससे मैं इसको काट दूं तो यह आ गया 8, और 8 को 5 से गुना करूं तो आ गया 40। इकाई क्या लिखनी है, मीटर, तो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 40 मीटर स्क्वायर या 40 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है एबीसीडी से, एबीसीडी से है या फिर रीजनिंग का प्रश्न है, एबीसीडी में से रीजनिंग का प्रश्न है। कोडिंग सिस्टम,
प्रश्न में है कि एक संख्या है, ये बोल रहा है कि एम एन के बाद आता है एन ओ, फिर आता है के पी, फिर आता है जी क्यू, फिर आता है आई आर, फिर आता है एच एस। तो इसके बाद क्या आएगा? तो मैं इस प्रश्न को करने के लिए इन एबीसीडी के नंबरों के सीधा नंबर डाल लेता हूं। इन ये जो कोड देखें इनके नंबर डाल लेता हूं। तो एम आता है 13 नंबर पर, मैं गिनूं एबीसीडी में तो ये आता है 13 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे, एन 12 पे आता है, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे और पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पर, क्यू आता है 17 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, एच आता है 8 पे, एस आता है 19 पे। तो आगे क्या आएगा? अब मैं इनमें देखूं तो एक ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या, इसमें क्या हो रहा है? तो इस पहली संख्या में एक घट रहा है, तो मैं आगे देखूं तो आगे वाले में भी पहली वाले में एक घट रहा है, यानी कि एक छोड़कर एक घट रहा है, एक छोड़कर एक घट रहा है, एक छोड़कर एक घटा, एक छोड़कर एक घटा। तो 8 घटकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 घटकर कितना हो गया? 7। ऐसे ही मैं दूसरी की बात करूं तो 14 से हो रहा है 15, 15 से 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आएगा 20, यानी कि एबीसीडी का यहाँ पर 7 नंबर का अक्षर जो कि क्या होता है? जी होता है। 20 पर क्या होता है? टी होता है। तो ये प्रश्न का हो जाएगा उत्तर जी टी। ऑप्शन नंबर ए में है जी टी। अगला प्रश्न है कि इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड दे रखा है ये वाला, तो आपको एच पी का कोड याद करना है। तो कोडिंग के ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आर्मी जीडी में लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये H को क्या लिख रहा है? तो H इसमें भी नहीं है, तो इसमें H है, तो कितने नंबर पर है? 1 2 और 3 पे क्या है? H है। तो 1 2 3 पे क्या है? इधर 4 है। तो H को क्या लिख रहा है? ये 4 लिख रहा है। ऐसे ये P, तो P ढूंढूं तो 1 2 3 4 नंबर पे P है, तो मैं इधर से इसका कोड क्या लिख रहा है? 1 2 3 4 पर P को क्या लिख रहा है? ये नो लिख रहा है। ऐसे ही मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? नो लिख दूंगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 49, यानी एच पी को ये कोडिंग सिस्टम में क्या लिखेगा? 49, जो कि प्रश्न का उत्तर हो गया सी 49। अगला प्रश्न नंबर 14 है, रीजनिंग का श्रृंखला का प्रश्न है। लेकिन इसमें क्या पूछा, इसने ऐसी श्रृंखला दे दी कि 2 के बाद 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 17 आता है, फिर 26 37 50 और 64। तो इसमें उसने पूछा कि इसमें से गलत संख्या कौन सी है? इसमें से गलत संख्या कौन सी, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि ये क्रम गलत हो रहा है, तो कौन सा क्रम गलत हो रहा है मैं चेक करूं। तो सबसे पहले मैं इसका अंतर दूं कि 2 में कितने जोड़ू? 5 आ जाए, तो 3, फिर कितने जोड़ू? फिर जोड़ू 5, और फिर कितने जोड़ू? 7 जोड़ू, 17 में जोड़ दूं 9 जोड़ दूं, फिर कितने जोड़े इसमें? 7 और 4 11 जोड़ दिए, फिर कितने जोड़े? 13 जोड़ दिए, फिर कितने जोड़ दिए? 14 जोड़ दिए। अब मैं देखूं तो 3 के बाद एक संख्या छोड़कर 5 ऐड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 1 छोड़कर 7, फिर 1 छोड़कर 9, फिर 1 छोड़कर 11, फिर 1 छोड़कर 13, फिर 1 छोड़ा नहीं है, इसने क्या कर दिया? सीधा ही 14 ऐड कर दिया, जबकि 1 छोड़कर यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए था? 15 इसमें जुड़ने चाहिए थे, किसमें? 50 में। तो 15 इसमें जुड़ जाते तो कितनी आ जाती? नई संख्या आ जाती 65। इसका मतलब यहां पर क्या गलत है? 64 गलत है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64। अगले प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न में दे रखा है कि 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में प्रथम से 12वें नंबर का पीछे से कौन सा स्थान है? यानी कि एक ऐसे पंक्ति है और इस पंक्ति में 1 से 42 व्यक्ति बैठे हैं। अब बोल रहा है कि जो 12वें नंबर पर जो व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 ऐसे काउंट करूं तो यहां पर 12वें नंबर पर क्या एक व्यक्ति बैठा है। अब बोल रहा है कि मैं इस व्यक्ति का जो नंबर है वो पीछे से जैसे कि ऐसे गिनना स्टार्ट कर दूं तो यहां तक कितना हो जाएगा, यानी यह व्यक्ति पीछे से गिनूं तो कितने नंबर पर बैठा है। तो मैं सीधी सी क्या करूंगा कि 42 में इस व्यक्ति का आगे वाला क्रम घटा दूंगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 42, इसमें से मैं 12 घटा दूंगा तो कितना आ गया? आ गया 30। अब 30 इसका आंसर नहीं होगा। अगर पीछे से उल्टा पूछे उस व्यक्ति का क्रम तो इसमें क्या कर दूंगा? 1 वापस जोड़ दूंगा, कितना? 1, सिर्फ 1। तो इस व्यक्ति का पीछे से क्रम कौन सा हो जाएगा? 31वां क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस पेपर के 15 प्रश्न।
इतने ही प्रश्न मेरे पास उपलब्ध थे, तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे ढंग से करवाने की कोशिश करी। दोस्तों, आपको जैसे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताएं कि मुझे ऐसे वीडियो चाहिए, मैं वैसे ही सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाऊंगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसको हो सके तो शेयर भी करना। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अच्छा या बुरा जो भी आप लिखो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।